नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल है। बिहार में चुनाव का महापर्व चल रहा है। जनता प्रत्याशियों में से अपने भाग्य विधाता को चुनेगी। ठोक तंत्र ने एक नया कॉलम शुरू किया है जिसका नाम है जानिए अपने प्रत्याशी को। प्रत्याशियों की बात, प्रत्याशियों की जुबानी, आखिर उनके मन में अपने क्षेत्र के विकास की क्या रूपरेखा है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, उन सभी बातों के बारे में हम प्रत्याशियों से जानेंगे। देखिए आज के प्रत्याशी किस विधानसभा से हैं और कौन हैं। जानिए अपने विधायक को। इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं एनडीए प्रत्याशी मनोज शर्मा। ये 2 विधानसभा क्षेत्र संख्या 219 से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले टर्म में भी ये विधायक थे। आइए जानते हैं कि इस बार एक किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे। चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बिहार में सरकार बने। माननीय वितरण के बाद 1990 के बाद इस देश के कई राज्य काफी तेज गति से प्रगति कर रहे थे, तो हम उस दौर में काफी तेज गति से पीछे जा रहे थे। स्थानीय समस्या जो आपके जहन में है, जो काम बाकी रह गया है, ये बात बताइए। स्थानीय समस्या में जो है हंसपुरा का जो पानी का निकासी, हंसपुरा बाजार का पानी का निकासी, तो काम प्रगति पे है और वो जल्द पूरा हो जाएगा। स्थानीय समस्या में है कि हंसपुरा बाईपास का निर्माण। मैंने काफ़ी कोशिश किया, सरकार से काफ़ी सकारात्मक उत्तर भी मिला था, लेकिन चूंकि 2019 के अक्टूबर के बाद में जो आर्थिक स्थिति बिहार की रही और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बन गई, तो 2 प्रमुख योजना की मेरी जो प्रशासनिक स्वीकृति जिसे कहते हैं, योजना तो स्वीकृत है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन जिसमें पैसे का आवंटन होना था। हंसपुरा बाईपास में लगभग 100 करोड़ रुपया से ऊपर का, और संसा दाऊदनगर हंसपुरा मार्ग जिसमें 20 करोड़ रुपया से ऊपर का, सब योजना स्वीकृत है। फंड का जो लॉकडाउन के कारण में और जो अभी दौर चला उस कारण से उसकी राशि आवंटित नहीं हो पाई, लेकिन आज न कल उसे होना है। और जो एक प्रमुख समस्या थी कि रेफरल हॉस्पिटल का आधुनिकीकरण, चूंकि बिल्डिंग बने हुए 30 साल हो गया था और काफ़ी जर्जर हो गई थी बिल्डिंग, तो हम लोगों ने इस दौर में उसका बिल्डिंग लगभग बन के तैयार है और अब कुछ ही शेष कार्य रह गए हैं। कुछ दिनों में, 1-2 महीने में नया अस्पताल चालू हो जाएगा। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। यातायात और स्वास्थ्य का तो आपने बता दिया। अभी जो है मुख्य शिक्षा में भवन बन गए हैं, लेकिन +2 का भवन है, हाई स्कूल का भवन नहीं है। और एक यहाँ स्कूल डिंडे में और बनकर तैयार है मॉडल स्कूल। इसके चालू कर आपकी योजना में क्या शामिल है? बिल्कुल, आप हंसपुरा प्रखंड में देखिएगा कई बिल्डिंग बन के तैयार है। अभी हाई स्कूल में +2 में क्या है कि हम लोग हाई स्कूल को 9वां से लेकर 12वां तक लेके चलते हैं। और जो सरकार ने अभी जो हाई स्कूल के लिए +2 और हाई स्कूल के शिक्षकों की जो चयन की प्रक्रिया निकाली थी, पहले ये विचार में आया था कि जिला परिषद के माध्यम से इसका चयन किया जाए, लेकिन फिर हम लोगों ने सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट कराया था कि अगर जिला परिषद के माध्यम से आप शिक्षकों का चयन करते हैं और मापदंड में अर्हता में आप सर्वाधिक मार्क्स या हायर डिग्री को लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ आप कह सकते हैं कि योग्यता कहीं पीछे रह सकती है। इसलिए फिर सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, हम परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की बहाली लेंगे। तो वो अभी प्रक्रिया में है और जो अभी शिक्षक आएंगे, क्योंकि हम लोगों का ध्येय है, हम लोगों ने तो प्राथमिक और माध्यमिक में जो शिक्षक और छात्र का अनुपात को काफ़ी हद तक के राष्ट्रीय औसत के आसपास लाने का कार्य किया है। अब उसी हिसाब से हम लोग हाई स्कूल में, क्योंकि हमारी सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि हर पंचायतों में हाई स्कूल हो, हर पंचायत में हाई स्कूल हो, और उसकी तरफ प्रक्रिया चल चुकी है और हमारे 2 विधानसभा के कई पंचायतों में हाई स्कूल चालू हो चुके हैं।
अब हाई स्कूल के साथ साथ में एक चुनौती है कि उसका एक संपूर्ण भवन भी हो और साथ साथ में उसके अनुरूप शिक्षक भी हो। लेकिन कई ऐसे विद्यालयों में भवन हैं, शिक्षक हैं, लेकिन वहाँ विद्यार्थी नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा कि अभी वो विश्वास जितना विद्यार्थियों का और उनके अभिभावकों का कि बिहार के हाई स्कूलों में एक बेहतर शिक्षा दी जा रही है, यहाँ के शिक्षक के कुशल हैं और दक्ष हैं, हमारी अगली प्राथमिकता भी वही है। इस इलाके में खेती बहुत, कृषि पर ही पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। नहरों की हालात, और अभी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी हमीद नगर बैराज। इस हमीद नगर बैराज आपके चुनावी वादे में है कि नहीं, या इस पे आपका चुनाव जीतने के बाद चाहे प्रयास में है कि नहीं इसके बारे में? हमीद नगर बैराज का क्या है कि हमीद नगर बैराज का जो परेशानी है वो स्थानीय किसानों की परेशानी है। क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण हुआ 2009 के बहुत पहले, 2000 मतलब आज जब योजना जमीन अधिग्रहण, मुझे ईस्वी सन याद नहीं है, तो उस समय जो भारत की जो जमीन अधिग्रहण नीति थी वो एक अलग अधिग्रहण नीति थी, और जिस समय जमीन अधिग्रहण किया गया उस समय उस योजना को चालू किया नहीं जा सका। और बाद में जब नई जमीन अधिग्रहण नीति आई जिसमें किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बात थी उनका अधिग्रहित जमीन के बदले में, उसके बाद तो किसानों का जो जायज डिमांड है कि हम नई अधिग्रहण नीति के तहत उनको मुआवजा मिले, क्योंकि योजना तो चालू हो नहीं पाई समय रहते। तो ये बिल्कुल वाजिब डिमांड है। हालांकि पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार है, सारे गेट बन के तैयार है, उसे केवल कमीशन करना है। लेकिन मैं स्थानीय किसानों के साथ में हूं कि जब तक स्पष्ट रूप से जमीन अधिग्रहण की नीति में स्पष्टता नहीं लाई जाएगी हमीद नगर में, तब तो मुझे नहीं लगता है कि इसका लाभ अन्य जिलों को मिल पाएगा। नहरों का आधुनिकीकरण पे, यहाँ बिल्कुल नहरों के आधुनिकीकरण में देखिए 2 कैनाल जो हमारे विधानसभा क्षेत्र को सबसे अधिक, एक पटना हाई लेवल कैनाल और एक आपको सोन उच्च स्तरीय कैनाल। अब सोन उच्च स्तरीय कैनाल से कई वितरणी निकलती हैं हमारी, जैसे सोनवर्षा माइनर है, उसके बाद हमारा भगवतीपुर माइनर है, हमारा कई माइनर है, हमारे दुलारचक माइनर है, तो कई माइनर निकलती है, उसकी भी कई उप वितरणी है। तो उसमें हम लोगों ने लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि से उसका आधुनिकीकरण करवाया है। इस पिछले वित्तीय वर्ष में वो काम जाके संपादित हुआ। और माली कुछासा लाइन जो पटना हाई लेवल कैनाल से निकलती है कि जो लगभग हमारे क्षेत्र में उसकी काफी पूरा क्षेत्र उससे कवर होता है, पूरा प्रखंड का। तो उस माली कुछासा लाइन के सुदृढ़ीकरण के लिए हम लोगों ने पिछले 2 सालों से हम लगे हुए थे। और पहले चूंकि इसकी लाइनिंग करने का प्रस्ताव था कि इसका प्योर पक्कीकरण किया जाए, लाइनिंग किया जाए, लेकिन जब जल जीवन हरियाली की योजना आई और सरकार के जहन में ये बात आई कि अगर हम नहर के बेसमेंट को, उसके बेस को अगर हम पक्कीकरण करते हैं तो जो वाटर का जो कंजर्वेशन है वो शायद नहीं हो पाए, तो इसलिए फिर हुआ कि दूसरा डीपीआर तैयार किया जाए। दूसरा डीपीआर में हम लोगों ने किया कि किनारे से ब्रिक के कर और सरफेस को प्लेन करना है, उसमें कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बीच में लॉकडाउन वगैरह की जो आ गई, तो मैं इस मामले में मैं दुर्भाग्यशाली रहा कि अब तक जो योजना स्वीकृत होके धरातल पे दिखती वो उस कारण से फंस गई है। लेकिन ये 1 साल के अंदर में दिखने लगेगी, मैं ये दावे के साथ में कहता हूँ, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, डीपीआर बना हुआ है, स्वीकृति मिलनी है और काम चालू होना है। अभी आप सुन रहे थे गो के भाजपा प्रत्याशी मनोज शर्मा जी को। आगे का समय बताएगा, ये चुनाव में बाजी मारते हैं या बाजी हारते हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। दोस्तों, अगर यह पहल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो आपके बीच और मैं नई नई खबरें, नए नए जानकारी लाता रहूं। धन्यवाद।